हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर में आज मैं आप लोगों को दूसरे पेपर का अध्ययन कराऊंगा। फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने 7 यूनिट तक अध्ययन कर लिया है, 8वां यूनिट बचा हुआ है, उसको भी 1-2 दिन में हम लोग अध्ययन कर लेंगे। आपका सेकेंड पेपर में देखिए काफ़ी यूनिट बचे हुए हैं, जिसकी वजह से मैं दोनों क्लासेस आगे पीछे करके करवा रहा हूँ। तो फिफ्थ सेमेस्टर में जो दूसरा पेपर है उसमें अभी तक हम लोगों ने केवल 4 ही यूनिट अध्ययन किया है। आज की क्लास में हम लोगों को आपके सेकेंड पेपर का 5वां यूनिट पढ़ना है और 5वां यूनिट जो है आपका सापेक्ष स्थिति के माप से रिलेटेड है, यानी मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। और इसमें 2 महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में हमको पढ़ना है, एक है परसेंटाइल रैंक और दूसरा है परसेंटाइल। इन दोनों का उपयोग देखिए आजकल के जो शिक्षा जगत में बहुत ज़्यादा किया जाता है, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें किया जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग का जो रिजल्ट आ रहा है इस समय वो भी परसेंटाइल या ग्रेड में दिया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप जान जाएंगे तो परसेंटाइल के महत्व को भी समझ जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और आज की जो क्लास है वो देखिए किससे संबंधित है, सापेक्ष स्थिति से। तो सापेक्ष स्थिति को अच्छे तरीके से समझकर आप लोग अपने परीक्षा में इससे आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। और फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र में हम लोग पेपर 2 पढ़ रहे हैं। पेपर 2 का देखिए आपका जो यूनिट 5वां है उसका नाम क्या है, मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन, यानी सापेक्ष स्थिति की माप। तो इसमें आपको देखिए सिलेबस में क्या दिया गया है कि सबसे पहले सापेक्ष स्थिति की अवधारणा क्या है, यानी सापेक्ष स्थिति होती क्या है। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है परसेंटाइल रैंक यानी प्रतिशतांक श्रेणी, और दूसरा पढ़ना है प्रतिशतांक। इन 3 चीज़ों के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग सापेक्ष स्थिति के बारे में देख लेते हैं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पोजीशन, यानी सापेक्ष स्थिति की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। तो अर्थ में देखिए क्या है कि सांख्यिकी के क्षेत्र में यानी सांख्यिकी विषय में रिलेटिव पोजीशन का तात्पर्य यह जानने से है कि किसी विशेष आंकड़े या अवलोकन की स्थिति पूरी श्रेणी में कहाँ पर है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि कोई विशेष आंकड़ा या कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो पूरी श्रेणी में किस पोजीशन पर है। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो रही है, उसमें 100 बच्चों ने परीक्षा दी है, तो किसी पर्टिकुलर बच्चे का उस 100 बच्चों में क्या स्थान है ये जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, दूसरे शब्दों में यह बताता है कि कोई मान या वैल्यू अन्य मानों की तुलना में कितना ऊंचा या नीचा है। वही अभी मैंने बताया कि किसी स्टूडेंट का मार्क्स बाकी स्टूडेंट से कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, यानी वो कितने बच्चों से ज़्यादा मार्क्स पा रहा है और कितने से कम। अगर किसी बच्चे का देखिए 99% मार्क्स है तो इसका मतलब क्या है कि 99% में यानी 1% जो बच्चे हैं उससे ज़्यादा नंबर पाए हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अभी मैं आपको और भी उदाहरण दिखाऊंगा, ठीक। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है कि यदि एक छात्र ने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं और कक्षा का औसत अंक 60 है तो छात्र की स्थिति औसत से ऊंची है। देखिए, कहने का मतलब है कि कोई परीक्षा हुई है और वो परीक्षा 100 नंबर की है, उसमें किसी एक छात्र ने क्या किया है कि 100 नंबर में से 80 नंबर प्राप्त किया। बाकी और भी जो कक्षा के स्टूडेंट हैं उनका जो औसत अंक है वो 60 है, यानी 60 से ऊपर किसी और स्टूडेंट का नंबर जो है औसतन नहीं है, किसी स्टूडेंट का केवल 80 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यह जो स्टूडेंट है औसत से ऊपर है, यानी औसत से नीचे नहीं है बल्कि यह ऊपर है। इसी प्रकार देखिए, यदि किसी व्यक्ति की आय समूह की तुलना में कम है तो उसकी स्थिति निम्न मान लीजिए। अब जैसे दूसरा उदाहरण है कि कोई व्यक्ति है और कुछ समूह दिए गए हैं, यानी परिवार का हो सकता है, गांव का हो सकता है, तो उसकी आय अन्य लोगों से क्या है, कम है, तो उसकी स्थिति जो होगी वो क्या होगी, उस समूह में निम्न होगी। देखिए, सापेक्ष स्थिति की क्या जरूरत है, इसका क्या महत्व है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस। तो सबसे पहला देखिए इसका क्या महत्व है कि किसी व्यक्ति या मान की तुलनात्मक स्थिति को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है कि विभिन्न वितरणों के बीच समानता या भिन्नता को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तीसरा इसका उपयोग क्या होता है, सिलेक्शन, रैंकिंग और क्लासिफिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा इसका महत्व उपयोग क्या देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और व्यवसाय इत्यादि के क्षेत्र में मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सापेक्ष स्थिति को किन किन तरीके से मापा जाता है, यानी सापेक्ष स्थिति के कौन कौन से माप होते हैं। तो सापेक्ष स्थिति देखिए सांख्यिकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसे मापने के लिए मुख्यतः 4 माप प्रयुक्त होते हैं और इन 4 मापों में से आपका 2 जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, बाकी जो 2 है आपके इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका नाम जान लेते हैं। जैसे देखिए पहले तरीका इसका क्या है कि परसेंटाइल के माध्यम से, यानी इसमें क्या होता है कि किसी भी वितरण को 100 समान भागों में बांट के किया जाता है। दूसरा देखिए इसका मापने का तरीका क्या है, डिसाइल्स, जिसको दशांश कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी वितरण को 10 समान भागों में बांटा जाता है। यहाँ परसेंटाइल है, इसका मतलब 100 बराबर भागों में, और यहाँ पर दशांश है, इसका मतलब कि 10 समान भागों में। तीसरा होता है देखिए क्वार्टाइल्स या चतुर्थांशक, यानी किसी भी वितरण को 4 समान भागों में बांटा जाए, यानी कोई भी वितरण होगा उसको 4 भागों में बांट दिया जाएगा। और चौथा होता है जेड स्कोर, इसको स्टैंडर्ड स्कोर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी मान की औसत से दूरी को स्टैंडर्ड डेविएशन की शर्तों में दिखाया जाता है, यानी मानक विचलन के रूप में दिखाया जाता है। अब देखिए जैसे पहला वाला था हम लोग का क्वार्टाइल्स यानी चतुर्थांश, इसका मीनिंग देखिए क्या होता है कि वितरण को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक वितरण दिया हुआ है कि जिसमें क्या है Q1, Q2, Q3, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। तब देखिए इसको कैसे बांटेंगे, Q1 का मतलब क्या हो गया कि प्रथम चतुर्थांश, यानी 25% डाटा इससे कम होता है। Q2 का मतलब क्या हो गया कि द्वितीय चतुर्थांश अंक है, इसका मतलब यह मीडियन कहलाता है, यानी इसका वैल्यू कितना होता है 50%। Q3 देखिए क्या है, तृतीय चतुर्थांश अंक है, इसका देखिए 75% डाटा इससे कम होता है। इसको देखिए कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है कि Qn बराबर L प्लस स्मॉल n इंटू कैपिटल N अपॉन 4 माइनस CF बटा में स्मॉल f इंटू H, ठीक है। जिसमें देखिए L क्या होता है, क्वार्टाइल यानी वर्ग की निम्न सीमा होती है। CF क्या होता है, पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी आवृत्ति होती है। स्मॉल f क्या होता है, क्वार्टाइल यानी वर्ग की आवृत्ति होती है। और H क्या होता है, वर्ग की चौड़ाई होती है। तो इस तरीके से इस फार्मूला के माध्यम से इसको कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा देखिए क्या है, डेसाइल्स यानी दशांश, इसका मतलब क्या होता है कि वितरण को 10 समान भागों में बांटा जाता है। जैसे देखिए D1, D2, D3 कर करके डॉट 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 करके D9। तो इससे क्या होगा कि इसका देखिए प्रतीक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। D1 का मतलब क्या है कि 10% डाटा इससे कम है। D5 का मतलब 50% डाटा इससे कम, यानी मीडियन के बराबर है। D9 का मतलब 90% डाटा इससे कम होता है। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला देखिए क्या है कि DN इजिकल टू कैपिटल L प्लस होल का देखिए स्मॉल n इंटू कैपिटल N बटा में 10 माइनस CF बटा में F इंटू H, ठीक। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब फिर देखिए तीसरा आपका है परसेंटाइल्स, प्रतिशतांक। इसमें क्या होता है कि किसी भी वितरण को 100 समान भागों में बांट दिया जाता है। इसको देखिए क्या है, कैसे दर्शाया जाता है, P1, P2, P3 और P99। इसमें देखिए P25 का मतलब क्या होता है कि 25वां प्रतिशतांक, यानी जिसको Q1 कहा जाता है Qn। P50 जो होता है ये देखिए 50वां प्रतिशतांक होता है, इसको मीडियन कहा जाता है। और P75 जो होता है 75वां प्रतिशतांक होता है, इसको Q3 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने का देखिए फार्मूला क्या होता है कि Pn बराबर कैपिटल L प्लस होल का स्मॉल n इंटू कैपिटल N अपॉन 100 माइनस CF बटा में F और उसका गुणा H। तो ये इसका फार्मूला है कैलकुलेट करने का। तो आप लोगों से देखिए एग्जाम में कभी कभी फार्मूला भी पूछ सकता है छोटे वाले प्रश्न में, तो ये फार्मूलों को आप लोग को पता रहना चाहिए कि प्रतिशतांक को कैलकुलेट करने का सूत्र क्या होता है। उसके बाद फिर देखिए आपका जो चौथा है वो जेड स्कोर है, यानी स्टैंडर्ड स्कोर कहा जाता है, मानक स्कोर कहा जाता है। इसका अर्थ देखिए क्या होता है कि यह किसी व्यक्तिगत स्कोर की औसत से दूरी को, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की इकाइयों में बताता है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का इस तरीके से सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। इसका देखिए कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि कैपिटल जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपान जो है डेविएशन, यानी सिग्मा का सिग्मा। यहाँ पर देखिए एक्स कैपिटल एक्स बराबर क्या है, इंडिविजुअल स्कोर।
एक्स के ऊपर बार का मतलब क्या है, मीन, और जो है सिग्मा का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, यदि किसी छात्र के अंक 80 हैं तो उसका मीन 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, z इजिकल टू 80 माइनस 60 अपॉन 10 इजिकल टू 2। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो है कैलकुलेट हो जाएगा क्या, जेड स्कोर, यानी जेड स्कोर कितना आएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि छात्र का प्रदर्शन जो है औसत से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अधिक है, यानी इसका प्रदर्शन क्या है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है। ठीक, अब देखिए इसकी समरी टेबल क्या है कि क्वार्टाइल्स में देखिए कितने भागों में बांटा जाता है वितरण को, 4 भागों में। इसमें कुल भागों की संख्या कितनी होती है, 3। मुख्य उपयोग इसका क्या होता है कि सामान्य विभाजन में। डेसाइल्स में देखिए 10 भाग होते हैं, इसके कुल भागों की संख्या कितनी होती है, 9। इसका उपयोग कहाँ होता है, आय या रैंक का अध्ययन करने के लिए। परसेंटाइल में देखिए 100 भाग होते हैं, इसमें कुल भागों की संख्या कितनी होती है, 99। इसका उपयोग देखिए शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। जेड स्कोर देखिए ये मीन से दूरी के वितरण को बांटता है, इसमें कुल भागों की संख्या क्या होती है कि ये सतत रूप में होता है, पैमाने के रूप में। इसका उपयोग कब किया जाता है, तुलना या मूल्यांकन करने के लिए। तो इस तरीके से इनके बारे में। अब देखिए इनका प्रैक्टिकल उपयोग क्या है, यानी उपयोग किस लिए किए जाते हैं। तो देखिए छात्रों की रैंकिंग और ग्रेडिंग को निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आय और संपत्ति के वितरण के विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे एनटीए के द्वारा देखिए परसेंटाइल निकाला जाता है। एनटीए का जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि परसेंटाइल लिखा जाता है। उसके अलावा देखिए परफॉर्मेंस के इवेल्युएशन में इसका उपयोग किया जाता है, और जेड स्कोर जो है समान वितरण की तुलना में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें थी हमारी जो सापेक्ष स्थिति के बारे में। अब देखिए आपका जो टॉपिक दिया था परसेंटाइल रैंक, प्रतिशतांक श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में। तो इसका देखिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और मीनिंग देख लेते हैं। तो परसेंटाइल रैंक का अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति या अवलोकन की वितरण में स्थिति को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, यानी किसी कोई व्यक्ति है या कोई ऑब्जर्वेशन है और उसका विवरण है, वो विवरण किस रूप में व्यक्त किया जाएगा प्रतिशत के रूप में, वही इसको बताता है। देखिए यह बताता है कि किसी विशेष स्कोर से कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। जैसे मान लीजिए कोई स्कोर दिया गया है, तो उस स्कोर में कितने व्यक्तियों ने कम अंक प्राप्त किया है, कितने व्यक्तियों ने उस अंक से ज़्यादा प्राप्त किया है। जैसे देखिए सरल शब्दों में इसको कैसे कहेंगे कि परसेंटाइल रैंक बताता है कि किसी व्यक्ति का स्कोर पूरे समूह में कितने प्रतिशत व्यक्तियों से अधिक या कम है। इसका मतलब कि अगर किसी परीक्षा में 100 बच्चों ने परीक्षा दिया है, तो अगर उस 100 बच्चों में से कोई बच्चे का नंबर जो है 99 बच्चों से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो परसेंटाइल है वो 99 है। ठीक, देखिए उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी छात्र की परसेंटाइल रैंक 85 है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि उसने 85% छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। यानी देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर परसेंटाइल रैंक 85 है, इसका मतलब कि वो है 85% बच्चों से बेहतर है, यानी उसके बाद जो है और जो है 14-15% बच्चे आगे हैं, बाकी बच्चे उससे पीछे हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, परिभाषा क्या है, इसको देखिए कि किसी स्कोर की प्रतिशतांक श्रेणी वह प्रतिशत होती है जो उस स्कोर से नीचे आने वाले स्कोरों की संख्या को दर्शाती है। यानी अगर किसी का परसेंटाइल 90 है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके नीचे जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 90% से नीचे है, यानी वो जो है 90% बच्चों से ऊपर है। देखिए इसकी यूटिलिटी क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अभी मैंने बताया आपका कि यह किसी छात्र या व्यक्ति की तुलनात्मक स्थिति यानी रिलेटिव स्टैंडिंग को बताता है। दूसरा क्या है कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, जैसे जेई, नीट, एनटीए, नेट, इसमें चयन का जो मानक होता है वो इसी के आधार पर निर्धारित होता है। यानी जिसका जितना अच्छा परसेंटाइल रैंक होगा वही जो है क्वालिफाई कर पाता है। इसके अलावा देखिए शैक्षणिक मूल्यांकन में छात्रों की रैंकिंग और ग्रेडिंग के लिए इसका उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में परिणामों की व्याख्या करने के लिए उपयोग होता है। इसके अलावा विभिन्न समूहों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है। तो देखिए परसेंटाइल रैंक, जिसको शॉर्टकट में पीआर कहा जाता है, इसकी गणना का जो सामान्य सूत्र है देखिए वो क्या है कि पीआर बराबर कैपिटल बी प्लस 0.5 ई का देखिए क्या है
ब्रैकेट अपॉन n इंटू 100, इस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए PR का मतलब क्या हो, परसेंटाइल रैंक। B का मतलब क्या हो कि उस स्कोर से कम स्कोरों की संख्या। कैपिटल E का मतलब देखिए क्या होगा, उस स्कोर के बराबर स्कोरों की संख्या। और n बराबर क्या होता है, कुल स्कोरों की संख्या। तो इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए यहाँ दिया गया है, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्कोर है, स्कोर जैसे 90 है, तो 90 स्कोर पे कितने छात्र हैं, 2। 80 स्कोर वाले कितने छात्र हैं, 5। 70 स्कोर वाले कितने छात्र हैं, 8। 60 स्कोर वाले कितने छात्र हैं, 10। और 50 स्कोर वाले कितने छात्र हैं, 5। तो यहाँ पर देखिए n कितना हो गया, 30। देखिए 5 2 7 और 8 15 और 15 30, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 30। और यहाँ देखिए हमें 70 स्कोर की परसेंटाइल रैंक चाहिए। जैसे इसका है 70 स्कोर वाले की परसेंटाइल रैंक चाहिए, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए b बराबर 2 90 वाले प्लस 5 80 वाले बराबर 7, यानी देखिए जो है 2 स्टूडेंट जो है 90 वाले और 5 स्टूडेंट 80 वाले, टोटल कितने हो जाएंगे, 7। तो यहाँ पर e बराबर क्या होगा, 8 स्टूडेंट 70 वाले। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटाइल रैंक बराबर क्या होगा, 7 प्लस 0.5 इंटू 8 अपॉन 30 इंटू 100, क्या हो जाएगा यहाँ 11 बटा में 30 गुणे 100, यानी कितना आएगा 36.67। तो परसेंटाइल रैंक यहाँ क्या निकल के आया, 36.67। इसका मतलब कि 70 अंक प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं वो देखिए 36.67% छात्रों से बेहतर है, यानी जिनका नंबर 70 है वो कितने छात्रों से बेहतर है, 36.67। तो इस तरीके से ये परसेंटाइल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो क्या है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल है ये। यदि किसी छात्र की परसेंटाइल रैंक 90 है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वह 90% छात्रों से अधिक अंक प्राप्त कर चुका है। ये उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अगर किसी स्टूडेंट का 95 परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो स्कोर है 95% बच्चों से बेहतर है। अब देखिए यहाँ पर परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक में एक छोटा सा अंतर दिया गया है। जैसे देखिए परसेंटाइल का अर्थ क्या होता है कि वह स्कोर जो एक निश्चित प्रतिशत डेटा से कम होता है, और परसेंटाइल रैंक क्या होता है कि किसी स्कोर से कम डाटा का प्रतिशत होता है। थोड़ा थोड़ा देखिए इसमें डिफरेंस है। इसका रूप के आधार पर डिफरेंस क्या होता है कि यह स्कोर वैल्यू जैसे P75 बराबर 75वां प्रतिशतांक बताता है, और यहाँ पर क्या बताता है, यह परसेंटेज बताता है, यानी परसेंटाइल रैंक बराबर क्या होगा 75%। यहाँ देखिए पोजीशन बचा रहा है 75वां, और यहाँ क्या बता रहा है कि 75% बच्चों से ज़्यादा है। यहाँ देखिए प्रयोग किस लिए होता है, इसका विशेष मान खोजने के लिए प्रयोग होता है, और इसका किसी व्यक्ति की स्थिति बताने के लिए होता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे P75 बराबर क्या होगा 80 मीन्स 75 स्कोर्स लेस आर इक्वल टू 80, और इसका देखिए क्या होता है कि PR बराबर 80 मीन्स स्कोर जो है लेस देन 80% ऑफ डाटा। ठीक है, तो इन दोनों में के बीच में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। अब देखिए इनका एडवांटेज क्या होता है, लाभ, तो यह सरल और समझने में आसान होता है। अलग अलग स्केल या परीक्षाओं के बीच तुलना करना संभव होता है। रैंकिंग में निष्पक्षता आती है। शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में और प्रतियोगी परीक्षाओं में यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके देखिए कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। वो लिमिटेशंस देखिए क्या है कि समूह छोटा होने पर परसेंटाइल रैंक सटीक नहीं आती, यानी जो समूह छोटा होगा तो परसेंटाइल रैंक जो है सही सही नहीं आती। दूसरी लिमिटेशंस क्या है कि यह केवल सापेक्ष स्थिति बताती है, वास्तविक स्कोर का अंतर नहीं दिखाती, यानी सापेक्ष स्थिति से पता चल जाती है, किसी स्टूडेंट का वास्तविक स्कोर नहीं पता चलता है, ये इसकी एक कमी है। तीसरी कमी क्या है कि समान रैंकों में सूक्ष्म अंतर छिप जाते हैं, यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रैंक समान है तो उसमें बेसिक जो डिफरेंस होता है, सूक्ष्म अंतर होता है, वो नहीं दिखता है, छिप जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका संक्षेप में सारांश क्या हो गया कि अर्थ क्या है इसका कि किसी भी स्कोर की स्थिति को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। इसका सूत्र अभी हम लोगों ने देख ही लिया क्या है। उपयोग कहाँ होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं, ग्रेडिंग और शैक्षणिक मूल्यांकन में। मुख्य अंतर क्या है कि परसेंटाइल जो है वैल्यू दिखाता है और परसेंटाइल रैंक पोजीशन दिखाता है परसेंटेज। उदाहरण के लिए देखिए PR 85, यानी छात्र 85% विद्यार्थियों से बेहतर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी परसेंटाइल रैंक के बारे में। अब देखिए हम लोग परसेंटाइल के बारे में भी देख लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा परसेंटाइल रैंक के बारे में, अब परसेंटाइल के। तो परसेंटाइल का देखिए कॉन्सेप्ट और उसका मीनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका देखा जाए
कॉन्सेप्ट। तो परसेंटाइल यानी प्रतिशतांक वह मान होता है जो किसी वितरण को 100 बराबर यानी 100 बराबर या समान भागों में बांटता है। प्रत्येक प्रतिशतांक यह बताता है कि किसी विशेष मान या स्कोर से नीचे कितने प्रतिशत व्यक्ति या स्कोर आते हैं। जैसे देखिए सरल शब्दों में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यदि किसी छात्र का 80वां प्रतिशत यानी P80 70 अंक है तो इसका अर्थ है कि 70 अंक या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले 80% छात्र हैं। ठीक, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन। ये क्या बता रहा है कि किसी वितरण का वह मान जिसके नीचे दिए गए प्रतिशत के आंकड़े आते हैं प्रतिशतांक कहलाता है। यानी कोई विवरण दिया गया है जिसमें देखिए नीचे के जितने प्रतिशत आंकड़े हैं वो प्रतिशतांक ही कहलाते हैं। ठीक, इसकी उपयोगिता देखिए क्या है, यूटिलिटी यूजेस। पहला उपयोग देखिए क्या है, किसी व्यक्ति की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। दूसरा क्या है कि विभिन्न परीक्षाओं या समूहों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए। तीसरा क्या है, सिलेक्शन और रैंकिंग के आधार के रूप में। शिक्षा, मनोविज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होता है। डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस में यह पता लगाने के लिए डाटा कैसे फैला। यानी देखिए दोनों का उपयोग लगभग एक ही तरीके के कार्यों के लिए किया जाता है, बस इनको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक, देखिए परसेंटाइल के प्रकार देखिए क्या होता है, जिस तरीके से P1, P2, P3, P99 अर्थात P1, P2, P99 कुल 99 परसेंटाइल होते हैं। इसमें जो 100वां प्रतिशतांक होता है P100 वो वितरण का क्या होता है, सर्वोच्च मान होता है। इनके बीच में देखिए जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस है वो भी हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था, एक बार फिर से यहाँ पर देखिए। P25 बराबर क्या होता है, Q1 यानी प्रथम चतुर्थांश। P50 क्या होता है, मीडियन यानी माध्यिका। P75 क्या होता है, Q3 यानी तृतीय चतुर्थांशांक होता है। ठीक, देखिए इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। परसेंटाइल की गणना के दो प्रकार से डाटा से गणना की जाती है। पहला होता है अनग्रुप्ड डाटा यानी अवर्गीकृत आंकड़े। इसमें देखिए क्या होता है कि सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि प्रतिशतांक का स्थान ज्ञात किया जाए। जैसे देखिए परसेंटाइल पोजीशन बराबर क्या होता है, Pn/100 इंटू n+1, जहां पर देखिए Pn क्या होगा कि वह प्रतिशतांक जैसे 20, 50, 75। n बराबर क्या होगा, कुल आंकड़ों की संख्या। देखिए अब फिर इसका तीसरा स्टेप देखिए क्या होगा कि उस स्थान का मान प्रतिशतांक होगा। यदि स्थान पूर्णांक न हो तो इंटरपोलेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर अंक दिए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यहाँ पर n बराबर क्या है, 10। नंबर कितने टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर है। तो यहाँ देखिए कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, P50 यानी 15th परसेंटाइल कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखिए यहाँ पर पोजीशन बराबर क्या होगा, 50/100 इंटू 10+1 यानी 5.5। तो पांचवा और छठवां मान क्या होगा, 50 और 60। उसी प्रकार से देखिए P50 बराबर क्या होगा, 50 + 0.5 इंटू 60 - 50 इक्वल टू 55। इसका मतलब उत्तर क्या होगा कि P50 बराबर 55, जो कि एक मीडियन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका माध्यिका। ठीक, उसके बाद फिर देखिए ग्रुप डाटा का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वर्गीकृत आंकड़ों का। इसका फार्मूला देखिए क्या है, Pn बराबर कैपिटल L प्लस स्मॉल n इंटू कैपिटल N/100 माइनस CF/F इंटू होल का H। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, L कैपिटल L का मतलब क्या है, प्रतिशतांक वर्ग की निम्न सीमा है। CF क्या है, पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी आवृत्ति है। स्मॉल f क्या है, प्रतिशतांक वर्ग की आवृत्ति है। H क्या है, वर्ग की चौड़ाई है। और n क्या है, कुल आवृत्ति यानी टोटल फ्रीक्वेंसी है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखिए मार्क्स दिए गए हैं 0 से 10 के, देखिए 5 फ्रीक्वेंसी है और इसका जो है पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी है, 5 है। उसी प्रकार से 10 से 20 का देखिए 10 है और 15 है। 20 से 30 का क्या है, 20 और 35 है। 30 से 40 अंक के बीच वालों का क्या है, 10 और 45 है। और 40 से 50 अंक वालों का 5 और 50 है। तो यहाँ पर देखिए कुल नंबर कितने हैं, 50। तो अब इसका P देखिए P20 निकालना है। तो P20 कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर इसको इस फार्मूले में फिट कर देंगे। 20n/100 इक्वल टू 20 इंटू 50/100 बराबर 10। तो 10वां मान देखिए 10 से 20 के वर्ग में आएगा। अतः यहाँ पर L बराबर क्या हो गया, 10, CF बराबर क्या हो गया, 5, F बराबर क्या हो गया, 10 और H बराबर क्या हो गया, 10। अब इसको इस फार्मूले में फिट करेंगे। P20 इक्वल टू 10 + 10 - 5/10 इंटू 10 इक्वल टू 10 + 5 इक्वल टू 15।
तो इसका P20 कितना आ गया 15। ठीक है, तो P20 कैलकुलेट हो गया। अभी देखिए डिफरेंस है, डिफरेंस हम लोगों ने अभी ऊपर देख ही लिया है कि यह स्कोर को एक निश्चित डाटा से कम होता है, यहाँ स्कोर से कम डाटा का प्रतिशत होता है। यह रूप क्या होता है, ये स्कोर वैल्यू होता है, ये परसेंटेज वैल्यू होता है। उदाहरण के लिए देखिए P80 इक्वल टू 70 अर्थात 70 अंक लेस देन 80%, PR बराबर 80 अर्थात 80% छात्र इससे नीचे है। प्रयोग ये होता है विशेष मान निकालने के लिए और यह व्यक्ति की स्थिति बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, देखिए रियल लाइफ में इसका क्या उपयोग होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में होता है परीक्षा परिणामों छात्रों की स्थिति निर्धारण करने के लिए। जैसे आपका स्कोर P90 है तो अर्थात आपने 90% छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किया। मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है टेस्ट स्कोर की तुलना और मानकीकरण करने में। स्वास्थ्य एवं अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे बच्चों की ऊंचाई वजन परसेंटाइल चार्ट के माध्यम से मापी जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे NTA, JEE, नीट आदि परीक्षाओं में परसेंटाइल का प्रयोग सिलेक्शन या कट ऑफ तय करने के लिए होता है। तो इसका देखिए सारांश क्या निकल कर आ रहा है संक्षेप में कि देखिए अर्थ क्या होता है कि वितरण को समान भागों में बांटने वाला जो मान है वो परसेंटाइल कहलाता है। इसका सूत्र देखिए क्या होता है ग्रुप का, PN बराबर कैपिटल L प्लस स्मॉल n इंटू कैपिटल N अपॉन 100 माइनस CF बटा में F इंटू H। मुख्य प्रतिशतांक का देखिए क्या होता है P25 इजिकल टू Q1, P50 इजिकल टू मीडियन, P75 इजिकल टू Q3। उपयोगिता देखिए क्या है तुलना, मूल्यांकन, चयन और ग्रेड निर्धारण में। उदाहरण देखिए क्या है P80 इजिकल टू 70 लेस देन 80% डाटा। ठीक है, इस तरीके से इसका हम लोगों ने देखिए व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से उदाहरण के साथ देखा और इनके फार्मूले को भी देखा। आप लोग अपनी पुस्तक से इससे संबंधित जो छोटे छोटे सवाल टाइप के आपके किताब में दिए गए हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं और आपकी परीक्षा में एक आध प्रश्न पूछे भी जाते हैं। नहीं तो आपसे परिभाषा पूछा जाएगा, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसका क्या उपयोग है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपका देखिए इस तरीके से ये 5वां यूनिट आज कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके इस पेपर के 3 यूनिट और बचे हैं, 6वां, 7वां और 8वां, तो उनको भी मैं जल्द ही पूरा कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब पूरा सिलेबस आपका पेपर 1 और 2 का कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जो प्रैक्टिकल की जो चीज़ें दी गई हैं 2 प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है 5th सेमेस्टर में, तो उसको भी मैं आप लोगों को करवा दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।